चलिए रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी हम बात कर रहे हैं तो सुनिए। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहेंगे। रक्त की खोज जो करता है वो विलियम हार्वे ने किया था, जो कि सन 1628 में किया था। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने रक्त की खोज की और रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये तो क्लियर हो गए। अब देखिए रक्त की बात करें तो तरल संयोजी ऊतक में लिक्विड के रूप में मिलेगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। एक मध्य मेसोडर्मल टिश्यू की बात करेंगे, और कोलोइडी विलियन की बात करें तो कोलोइडी को बोला जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो क्लियर हो गए। चलिए अब इसकी बात कर रहे हैं तो क्लियर करते हैं। आगे चलेंगे, रक्त की मात्रा की बात करेंगे। क्या करेंगे? रक्त की मात्रा की बात करेंगे, ब्लड वॉल्यूम की बात करेंगे। तो शरीर के कुछ वजन का जो है 7 से लेके 7.5% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 7 से लेके 7.5% होता है, याद रखिएगा। और महिलाओं में अगर देखा जाए रक्त की बात करेंगे तो 4 से 5 लीटर मिलेगा आपको। और पुरुषों में अगर आप जानते हैं तो 5 से 6 लीटर आपको पुरुषों में मिलेंगे। तो यही अंतर है। आगे चलेंगे, रुधिर का रंग मतलब कलर ऑफ ब्लड। अगर लाल रंग है तो आरबीसी कहिएगा। आरबीसी जो है लाल रंग होता है। क्यों होता है? ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए होता है। और भी लाल रंग होने का कारण क्या है? और भी सुन लीजिए। ऑक्सीजन युक्त जब होता है जो कि धमनी में जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो चमकीला लाल हो जाता है, याद रखिएगा। और बी ऑक्सीजनित मतलब सीरा, बिना ऑक्सीजन का, ऐसे बोलिए। सीरा जो रक्त है, जो कि सीरा मतलब वेन में, रक्त में, वो गहरा लाल बैगनी कलर का हो जाता है, जो कि आप ये देख रहे हैं। ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैगनी हो जाता है। हीमोग्लोबिन का अगर प्राकृतिक नेचुरल रंग पूछे तो हम बताएंगे लाल हो जाता है, बैगनी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और कुछ? अब चलिए थोड़ा सा और जानते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के मात्रा की बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो पुरुषों में अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो 14 से 16 ग्राम बताया गया है एचपी के रूप में। और अगर एचपी मतलब 14 से 16 ग्राम बटा 100 ml ब्लड होता है। ठीक है, 100 से भागा दीजिएगा। महिला में भी 10 से 12 ग्राम होंगे 100 ml ब्लड के बराबर। ठीक है, मतलब एचपी बटा 100 ml ब्लड, ऐसे कर दीजिएगा। ये सिंपल है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आगे चलेंगे, रुधिर संयोजन की बात करेंगे, ब्लड कंपोजिशन की बात करेंगे। तरल में देखें, लिक्विड में देखेंगे ब्लड को तो प्लाज्मा 55% होते हैं। ठोस में अगर सॉलिड में देखें तो कोशिका, सेल और कणिका में आपको मिलेगा, जो कि आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स मिलकर होता है 45%। तो आरबीसी आपको रेड हो गया, डब्ल्यूबीसी आपको दिख रहा होगा, प्लेटलेट्स आपको छोटे छोटे कण में दिखे, यही है। तो रुधिर का संयोजन अगर देखा जाए, कंपोजिशन देखा जाए, तो तरल में अगर देखिए तो प्लाज्मा के रूप में आप देखेंगे 55%, और ठोस सॉलिड के रूप में देखें तो कोशिका और कणिका के रूप में आपको दिखेगा। इसका अगर समीकरण निकालते हैं तो आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स बराबर होगा 45%। ठीक है, क्लियर हो गया। नोट में याद रखिएगा कि रक्त जो है शरीर के पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट पदार्थ है के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, ज्ञान की शक्ति है नलिन अकादमी, ये थोड़ा सा मैं अपना स्लोगन रखता हूं। चलिए आगे और थोड़ा चलेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके मुख्य जो हैं 4 घटक होते हैं। तो इसके 4 मुख्य घटक हैं कौन कौन? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट। प्लाज्मा कितना था? 55%। और लाल आरबीसी, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स मिलकर 45%। ऐसे याद करिएगा। तो प्लाज्मा का कितना दिया था आपका? 55%, देख रहे हैं। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर 4%। आरबीसी खुद है 41%, याद रखिए। तो आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका, क्लियर हो गए। अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा 55% है, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी मिलकर 4% होते हैं ब्लड के रूप में, और आरबीसी 41% ब्लड होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब थोड़े हम प्लाज्मा के बारे में चलते हैं। प्लाज्मा को तो हम समझ गए 55% हम समझते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुले हुए रूप में परिवहन करता है। तो घुले हुए रूप में परिवहन करेगा, याद रखिए हमारे शरीर में। तो प्लाज्मा जो है
55% है तो भोजन के रूप में हम प्लाज्मा को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेंगे, नाइट्रोजन युक्त रखेंगे उसको, तो इस सब अपशिष्ट के रूप में हम घुले हुए रूप में परिवहन करता है, कार्य करता है हमारे शरीर में। अगर प्लाज्मा का रंग पूछे तो हल्का पीला होता है, वर्णक अगर पिगमेंट पूछा जाए तो हम बोलेंगे बिलीरुबिन होता है, पिगमेंट उसका जो है बिलीरुबिन होता है, मतलब हल्का पीला होता है। देख रहे होंगे आप, कलर पीला दिया हुआ है, पूरा हल्का पीला होता है। जल की बात करेंगे तो जल प्लाज्मा में जो है 90 से 92% होते हैं। याद रखिए 90 से लेकर 92%, मतलब आप 90% बता सकते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन प्लाज्मा में जो होता है 8 से 9% होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज जो होते हैं 1 से 2% होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं 1 से 2% होते हैं, क्लियर हो गए। अब इसी में चलेंगे प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका क्या होती है ये सुन लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका की बात करेंगे, रोल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसे फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमने में किसकी भूमिका होती है, तो प्लाज्मा का प्रोटीन की भूमिका में रूप में रक्त का थक्का जमने में किसकी सहायक होगी, तो हम बताएंगे फाइब्रिनोजेन के रूप में होगी। और सुनिए ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो वो है स्किन की चमक और रोग प्रतिरोधक की बात करता है, ठीक है, कौन, ग्लोबुलिन, क्योंकि हम पढ़े हैं। और सुनिए एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या होता है, ये आयनों, लवणों, खनिजों की मात्राओं को संतुलन करना, यही होता है एल्बुमिन होता है, जिसे हम ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन बोला जाता है, ओस्मो रेगुलेशन बोलेंगे, क्लियर हो गए। और चलिए प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन जो है थक्का जमने, प्रतिरक्षा तंत्र और परिवहन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। प्रोटीन जो है थक्का जमाने, प्रतिरक्षा तंत्र और परिवहन कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। शर्करा क्यों है, ग्लूकोज मतलब क्यों भूमिका निभाता है, भूमिका इसका यह है कि पूरे शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक होता है शर्करा, ग्लूकोज जल्दी देता है। आगे चलेंगे यूरिया की बात करेंगे। यूरिया की भूमिका क्या है कि प्रोटीन चयापचय, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक का अवशिष्ट उत्पाद होता है, अवशिष्ट रूप से उत्पाद होता है, जो किडनी के कार्यों को दर्शाता है, मतलब भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। मोटा मतलब प्रोटीन जो है मेटाबॉलिक के रूप में काम करता है, मेटाबॉलिज्म के रूप में काम करता है। एंजाइम का क्या है, सुन लीजिए, एंजाइम भी जो है मेटाबॉलिक मतलब चयापचय के लिए महत्वपूर्ण होता है, जब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरण करने की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरणा करने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो शारीरिक गतिविधियों का जो होता है, शारीरिक गतिविधियों का विनियमन और होम्योस्टेसिस नियंत्रण करता है। तो शारीरिक गतिविधियों का विनियमन और होम्योस्टेसिस नियंत्रित करता है। आगे चलेंगे विटामिन और खनिज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विटामिन और खनिज की बात करेंगे। चयापचय क्रियाओं में सहयोग और कोशिकीय कार्यों का नियमन करता है, ठीक है। तो चयापचय क्रियाओं मतलब प्रक्रियाओं में सहयोग और कोशिकीय कार्यों का नियमन करता है, ठीक है, मतलब काम करता है। अब यहाँ पे थोड़ा चलते हैं कि रक्त कोशिका कणिका की बात करेंगे, रक्त कोशिका कहिए या कणिका कहिए, ब्लड सेल्स कहिए, याद रखिएगा। तो ब्लड सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो रक्त कणिका 3 रूप में बांटा गया है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाल रक्त कणिका के आरबीसी के रूप में होता है, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी के रूप में होता है, और रक्त प्लेटलेट जो कि बिंबाणु के रूप में होता है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब सुनिए कि आरबीसी लाल रक्त कणिका को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और थ्रोम्बोसाइट किसे बोलते हैं, रक्त प्लेटलेट्स को बोलते हैं, बिंबाणु को बोलते हैं, क्लियर हो गए। और भी बातें करें, लाल रक्त कणिकाएं की बात करें, जो रेड ब्लड है उसकी बात करेंगे तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर कोशिका जो होती है आरबीसी का होता है, किसका होता है, आरबीसी का होता है, ठीक है, क्लियर हो। ज्ञान की शक्ति नलिन अकाडमी। रक्त कणिकाएं और आकार की बात करेंगे तो आकार में देखें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और फिर प्लेटलेट्स आता है, मतलब रेशियो देखें तो 1 रेशियो डब्ल्यूबीसी का 600 रेशियो अगर देखा जाए, और 40 जो है प्लेटलेट्स का होता है। ऐसे रेशियो बनाए गए हैं, अनुपातिक बताए गए हैं, याद रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं अबाउट आरबीसी का हम पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिका के बारे में पढ़ेंगे, उसके फैक्ट की बात करें, उसके बगल में जो पिक्चर है आपके एनिमल्स के पिक्चर हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे।
तो इंपॉर्टेंट बात हो रही है स्तनधारियों जो अमीबा है उसके बारे में बात होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि संसार की सबसे बड़ी आरबीसी जो है उभयचर में पाई जाती है। कौन से उभयचर में पाई जाती है? एम्फियूमा में पाया जाता है। एम्फियूमा कहा जाता है, एम्फियूमा नामक उभयचर में पाया जाता है। जबकि स्तनधारियों में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है, शेल जो होता है, हाथी में पाया जाता है, रक्त के रूप में, आरबीसी के रूप में, याद रखिए हाथी में। और उभयचर में मतलब मेढक को आप देख रहे होंगे, एम्यूवा बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा उसी को पिक्चर के हिसाब से। स्तनधारी की सबसे छोटी आरबीसी अगर पूछा जाए तो हम जानते हैं कस्तूरी जो मृग होता है, जो आपको मिलता है कश्मीर में जाइएगा तो याद रखिएगा। तो कस्तूरी मृग जो होते हैं वो सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। सबसे ज्यादा स्तनधारी में अगर देखा जाए तो हमारा पाया जाता है हाथी में, और उभयचर में आपका मेढक को देख रहे हैं, मेढक में लिख सकते हैं, नहीं तो एमयू मां में बोल सकते हैं। अब आरबीसी के कार्य की बात करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के कार्य की बात करें तो एक हीमोग्लोबिन 4 आणविक ऑक्सीजन मतलब O2 को परिसंचरित करता है, O2 को परिसंचरित करता है। क्लियर हो गए? बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर मतलब आग जलाकर कहिए, यहाँ पे अंगीठी कर दिया है मतलब चलाते जो है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 100 गुना जल्दी घुल जाती है, इसलिए दिक्कत है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से 100 गुना जल्दी घुल जाएगा तो वो दिक्कत हो जाता है, गैस बन जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। बंद कमरे में तो यूज ही नहीं करना चाहिए सबसे। और दूसरी बात, हीटर जिसे बोलते हैं, हीटर कहिए, चाहे आप कह सकते हैं पहले बोरसी होते थे, बोरसी मतलब जैसे बनाए जाते थे और रखे जाते थे बेड के नीचे। विटामिन 6 की बात करेंगे। विटामिन 6 जो है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन 6 याद रखिएगा, विटामिन विटामिन 6 मतलब विटामिन B6 है, याद रखिएगा। और विटामिन B6 की कमी से जो है एनीमिया हो सकता है, माइल्ड, याद रखिए माइल्ड एनीमिया हो सकता है, याद रखेंगे। और रुधिर में देखा जाए तो रुधिर में आरबीसी की कमी से एनीमिया, जबकि अधिकता से पॉलीसिथेमिया अथवा पॉलीसिफोमिया त्वचा पर काले धब्बे रोग होता है। तो पॉलीसिथेमिया अथवा पॉलीसिफोमिया ये जो होते हैं ये त्वचा पर काले धब्बे का रोग होता है, याद रखिएगा। और सिकल सेल एनीमिया जो कि अनुवांशिक बीमारी होते हैं, क्या होते हैं? अनुवांशिक बीमारी होते हैं। क्लियर हो गए? तो आपसे पूछेगा सिकल सेल क्या है जी, बताइए, तो हम बताएंगे अनुवांशिक बीमारी है जी, ठीक है। और देखें पॉलीसीथेमिया, और या आप उसे अथवा बोलिए पॉलीसीफेमिया या फोमिया, ये त्वचा पर काले धब्बे या रोग होने की संभावना होती है। ये आरबीसी के कारण होती है। और आरबीसी में रुधिर की कमी अगर हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए तो एनीमिया, जबकि अधिकता से ज्यादा अगर हो जाता है तो त्वचा पे काला धब्बा लग जाता है। सिकल सेल जो होते हैं एनीमिया, ये अनुवांशिक बीमारी है। क्लियर हो गए? कोई शक तो नहीं। श्वेत रक्त कणिका की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, व्हाइट ब्लड की बात करेंगे। व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, और पल्स बोलिए, और पल्स बोल देंगे, या सेल से ज्यादा बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे, श्वेत कणिका की बात करेंगे। तो आरबीसी रंगहीन होता है, याद रखिएगा, ये रंगहीन हो जाएगा इसमें आरबीसी। यह केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, याद रखिए। डब्ल्यूबीसी में ये जो है अमीवाइंड गति करने में सक्षम होते हैं, अमीवाइंड होते हैं, भटकते रहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का ये अस्थि मज्जा में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। जीवन काल इसका 2 से 3 दिन होते हैं, या 13 से 20 दिन ज्यादा। और मृत्यु और पुनर्निर्माण जो होते हैं रक्त में होते हैं, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का खोज अगर पूछा जाए तो एडिशन का नाम आता है, एड्रनल एंड्रन का नाम आता है। आकार में बात करें तो अनिश्चित आकार होते हैं, कोई भी आकार का सीमा नहीं है इसका, ये क्लियर हो गए। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, जैसे आरबीसी में जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में या प्रचुर सेल के रूप में देखें तो आरबीसी को जाते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर सेल क्या है? आरबीसी। आरबीसी की संरचना स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऊपर के दृश्य में देख सकते हैं, साइड के दृश्य में देख सकते हैं, इस तरह का रहता है। निर्माण अगर आरबीसी की बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है बता सकते हैं? याद रखिएगा, परिपक्व स्तनधारी आरबीसी के लक्षण अगर बात करें तो याद रखिएगा ये उभय उभय होता है, उभय अवतल कह सकते हैं, और डिस्क के आकार की संरचना होती है। तो गोल होता है और थोड़ा डिस्क के आकार में होता है। कोशिका अंगको मतलब ऑर्गन और केंद्रक की कमी, तो केंद्रक की कमी होती है इसमें, बस सिद्धांत रखना है, ठीक है। कोशिका अंगको और केंद्रक की कमी यही बताया जा रहा है, याद रखिएगा।
दोनों का निर्माण, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण बताया जाता है अस्थिमज्जा, याद रखिएगा। तो ये हम दोनों पढ़े। देखिए स्तनधारी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्तनधारी आरबीसी, स्तनधारी में जो आरबीसी होते हैं उसके कोशिकांक और केंद्रक क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक की कमी होती है, केंद्रक तो सही होता है जिससे कि उभयतर मतलब उभयचर वाले आकार बनाता है, याद रखिए उभयचर जैसे आकार देख रहे होंगे आप, जो कि ऑक्सीजन बंधन के लिए इसके सतह क्षेत्र में वृद्धि होता है, ऑक्सीजन के कारण इसका क्षेत्र बढ़ता है, वृद्धि होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है और अनुपस्थित सुनिश्चित करती है और सारी ऑक्सीजन उत्को तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाई जाएगा। या देखिए ये हुई आरबीसी में भूमिका होता है। और दूसरी चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है, याद रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होगा, कमी होगा। आरबीसी जो होता है लचीलेपन को बढ़ाता है जिससे संकीर्ण कोशिकाओं में भी या संकीर्ण कोशिकाओं से भी आसान गति में सहायता मिलती है। समझ गए, ठीक है। आगे चलेंगे, प्राथमिक कार्य की बात करें, फेफड़ों से उत्तक तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है, इस माध्यम से देख लीजिए। जीवन काल अगर आरबीसी का देखें तो 120 दिन होते हैं, हम जानते हैं। और आप बताइए डब्ल्यूबीसी का हम पढ़े हैं, वो बताइए कितना दिन का होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जान लीजिए कि स्तनधारी दुनिया में कुछ अपवाद मौजूद हैं, कुछ अपवाद भी एक्सेप्शन है। विशेष रूप से देखा जाए तो कैमिलिड, कैमिलिड मतलब ऊंट, याद रखिएगा। कैमिलिड कुल के भीतर जिसमें अंडाकार आकार की आरबीसी पाई जाती है, इसमें अंडाकार आकार की आरबीसी पाई जाती है कुछ कुछ में, ठीक है, जिसमें केंद्रक होता है, जैसे ऊंट में आपको मिलेगा, लांबा में मिलेगा, याद रखिएगा, और अल्पाका में भी मिलता है, और उसमें विकुना और आपका जो है गुआ नाको में भी मिलता है, क्योंकि अपवाद होता है विशेष रूप से आरबीसी उसके अंदर पाया जाएगा अंडाकार के रूप में। चलिए रक्त कणिका की मात्रा की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रक्त कणिका की मात्रा हम पढ़ेंगे तो आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी हमारा पहला है, फिर प्लेटलेट फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी। तो इसमें आरबीसी का अगर देखा जाए तो 4.4 से लेके 5.5 गुने 10⁻6 ml होता है, मिलियंस में होते हैं। और यही पुरुषों की बात हो रही है तो पुरुषों में हो गया आरबीसी। और यही प्लेटलेट्स बात करें पुरुषों में तो 1.5 से लेके 4.5 लाख ml होते हैं। और याद रखिए डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी में पुरुषों की बात करें तो 5,000 से लेके बताएंगे 10,000 ml तक होता है, याद रखिएगा। महिलाओं की बात करेंगे तो 4 से 5 गुने 10⁻6 ml होते हैं, और 1.5 से लेके 4.5 लाख ml होते हैं। अगर बात करते हैं 5,000 से लेके 10,000 ml की बात करते हैं। क्लियर हो गए। नोट की बात करते हैं। नोट है आरबीसी की संख्या सबसे अधिक जो है प्लेटलेट्स में होती है, और माध्यम और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, याद रखिए डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है, आरबीसी की संख्या सबसे अधिक होती है, प्लेटलेट्स मध्यम होते हैं और डब्ल्यूबीसी सबसे कम होंगे। आगे चलते हैं, डब्ल्यूसी का अन्य नाम की बात करते हैं, जो कि हम छोड़ दिए थे डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी पढ़ा दिए। अब डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम अगर बात करें तो लड़ाकू सेल भी कहा जाता है, फाइट सेल कहा जाता है, फाइटर सेल कहिए, भक्षक कोशिका भी कहा जाता है, भक्षक है ना, फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है, फैगोसाइटिक भक्षक है वो, रक्षक भी है, भक्षक भी है, रक्षक भी है, बॉडीगार्ड सेल भी है, और सैनिक सेल भी कहा जाता है, सोल्डर सेल भी कहा जाता है डब्ल्यूबीसी को। एकदम सही बात है। आप देख रहे हैं नलन अकादमी शिक्षा मंत्र पे। चलिए आगे चलते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है, मतलब डब्ल्यूबीसी को दो श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें पहला है ग्रेन्यू लोसाइट्स बोलते हैं, याद क्या, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स बोला जाता है। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल बोला जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स को, और यहाँ पे लिम्फोसाइट बोला जाता है एग्रेन्यूलोसाइट्स को, क्योंकि लिम्फोसाइट भी बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका को, याद रखिएगा। और इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स भी बोला जाता है, जो कि श्वेत रक्त कणिका से संबंधित है, जो कि आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में रखेंगे। और यही जो मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं वो एग्रोन्यूलोसाइट्स में होते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी से संबंधित होते हैं। और इसमें तीन रूप में बांटा गया है, मतलब इसमें तीन है, मतलब न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं, जो कि किसमें होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स में होते हैं, जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं में होती हैं, जो कि दो श्रेणियों में से पहला श्रेणी में तीन रूप में बांटा गया है, और दूसरे श्रेणी में देखा जाए तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में देखा जाए तो दो है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
तो लिम्फोसाइट भी कहते हैं, मोनोसाइट भी कहते हैं WBC को। अब प्लेटलेट्स का आप प्रकार देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, संकेतिक। अब बात करते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC लार्जेस्ट ब्लड सेल्स है, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC और स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं, याद रखिएगा। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को जो है अकनिका युक्त कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? अकनिका युक्त कहा जाता है, याद रखेंगे। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट जो होते हैं को अकनिका युक्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें वन केंद्रक उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? वन केंद्रक उपस्थित होते हैं। और बात करें इओसिनोफिल्स और वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को जो है कनिका युक्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा केंद्रक होता है, एक से ज्यादा केंद्रक होता है। वेसोफिल्स जो है पूरे WBC का 0.5 से लेकर 2% होता है। इस प्रकार संख्या के आधार पर WBC का सबसे छोटा भाग बेसोफिल्स होता है। सबसे छोटा भाग जो होता है वो बेसोफिल्स होता है। अब WBC की बात करेंगे और एलर्जी की बात करेंगे तो इओसिनोफिल्स और वेसोफिल्स जो है निर्जीव वस्तुओं से जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। निर्जीव वस्तु देख रहे हैं, अब निर्जीव वस्तु से जा रहा है, पहचान करता है वेसोफिल्स में, फिर स्रावित क्या करता है? हिस्टामिन जो है स्रावित करता निकालता है, फिर उसके बाद सक्रिय किसमें हो जाता है? तो ये होता है इओसिनोफिल में हो जाता है या फिल्स में हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे जो प्रदान करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। जब शरीर में निर्जीव वस्तु प्रवेश करता है तो उसे पहचानने का कार्य जो है बेसोफिल्स करता है। पहचानने का काम करता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं इन्फेक्शनरी, क्या रखिए, इन्फेक्शनरी पार्टिकल्स को पहचान कर एक जो है हिस्टामिन नामक रसायन को स्रावित करता है, जो कि इओसिनोफिल सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, जिससे हम एलर्जी या छींक या खांसी कहते हैं या होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए यहाँ पे सक्रिय होगा तो एलर्जी और छींक आ जाता है। याद रखें कि WBC शरीर के रक्षक हैं, जो हमें संक्रमण, कीटाणु एवं विभिन्न रोगों से बचाता है। अब देखिए ये जो आप पढ़े कि सर्दी, छींक, है ना, ये सब जो है इससे क्या होगा कि जिससे जो धूल कण है वो बाहर निकल जाता है। ये कण होगा, धूल कण बाहर निकल जाते हैं। आगे चलते हैं, न्यूट्रोफिल बोलेंगे। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वायरस को छोड़कर शुद्ध सजीवों से प्रदान करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हम समझ गए। और जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो न्यूट्रोफिल जो है उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? न्यूट्रोफिल जो है आकर्षित करता है। जब आकर्षित होता है, देखिए आकर्षित हो रहा है, जब आकर्षित होता है और फिर दूसरे चरण में देखिए आप यहाँ पे उसे निगल लेता है, निगल कर खा जाता है। समझ गए? अब खाने के बाद क्या होता है? जिसके कारण न्यूट्रोफिल को जो है कोशिका भक्षक कहा जाता है, इसलिए कोशिका भक्षक कहा जाता है न्यूट्रोफिल को। तो बैक्टीरिया को जो है पचाकर नष्ट कर देता है और इम्यूनिटी को प्रदान करता है। आप इसे क्या कर सकते हैं? कोशिका भक्षक भी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ऐसे ही नहीं पदार्थ उसको खा जाता है। आप इसे भक्षक की जगह पे आप इसे दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं, फेंगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेंगोसाइटोसिस कहा जाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, बात करेंगे। न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल या फैगोसाइटोसिस या बोल सकते हैं पिनोसाइटोसिस के द्वारा जो है इम्यूनिटी प्रदान करता है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा इम्यूनिटी प्रदान करता है। याद रखेंगे तो पिगोसाइटोसिस जो है या सेल ड्रिंक जिसे बोलते हैं, उसका प्रोसेस आप देख लीजिए। आगे हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी न्यूट्रोफिल पूरी कोशिका को न खाकर उसे कोशिका द्रव को सोख लेता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसे हम सेल ड्रिंक भी कहते हैं या कोशिका पीनत्व भी कहते हैं या पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। याद रखिए, कोशिका द्रव के छोटे छोटे भाग को अंदर घिसता है, इन भागों को अपने अंदर समेट लेता है, इसे बैक्टीरिया मर जाता है और इम्यूनिटी मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। बिम्बाणु की बात करेंगे तो बिम्बाणु जो है जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये पुरुष और महिला में 1.5 से लेकर 4.5 लाख ml होता है।
निर्माण की बात करें प्लेटलेट्स की तो अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल की बात करेंगे प्लेटलेट्स की तो 8 से 10 डे होता है। आकार की बात करें तो अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। बॉडी क्लोटिंग की बात करेंगे तो बॉडी क्लोटिंग की बात कर रहे हैं तो थक्के के दौरान निम्नलिखित प्रतिक्रिया होता है, याद रखिएगा। थक्के के दौरान जो है निम्नलिखित प्रतिक्रिया होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। घायल रक्त वाहिका फाइब्रिन जाल बनता है और क्लोट बनता है। फिर आगे सबसे पहले घायल होगा, उसके बाद फाइब्रिन जाल बनेगा, उसके बाद क्लोट बनेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए थर्मो प्लेटिन, ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बनके थ्रोम्बिन बन जाता है। देखिए थ्रोम्बो प्लेटिन बोलिएगा, प्लेस्टीन बोलिए, ऐसे याद रखिएगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलेगा कैल्शियम, तब बन जाएगा थ्रोम्बिन। और यह जो है हिपेरिन को डीएक्टिवेट कर देता है, हिपेरिन को रोक देता है। थ्रोम्बिन प्लस जो है फाइब्रिनोजेन के साथ मिला दीजिएगा तो होगा फाइब्रिन, मतलब रेशा, याद रखिएगा। और फाइब्रिन प्लस ब्लड जो है सेल्स को मिला दीजिएगा या ब्लड कणिका को मिला दीजिएगा या कार्पल्स जिसे बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स बोल दीजिए, तो वो क्लॉट में बन जाएगा। यही है प्रोसेस आपका पूरा। तो विटामिन के जो है हेल्प करता है, तो विटामिन के इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, है ना, क्लियर। चलिए यहाँ पे ऊपर जो है थ्रोम्बिन प्लास्टीन बोलिए या थ्रोम्बिन प्लेस्टीन भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है किस तरह से उच्चारण करेंगे। अब बात करें फैक्ट्स की। फैक्ट जो होते हैं वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रोथ्रोम्बिन हम पढ़े एक विटामिन के पर निर्भर करता है। और याद रखिएगा क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर या फैक्टर जो है 9 यकृत में बनता है, याद रखना है। थक्के को सही ढंग से बनाने में मदद करता है। याद रखने वाली बात यह है, याद रखिए कि न्यूट्रोफिल शरीर के सिपाही हैं जो बैक्टीरिया को निगल कर नष्ट कर देते हैं और इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। बिंबन बिंबाणु रक्त के थक्के बनकर हमें सुरक्षा देता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नलिन अकादमी की। सोडियम ओक्वलेट या कैल्शियम सिट्रेट याद रखेंगे, जो कि समान रक्त प्रवाह और रक्त का थक्का, याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी में और जानकारी लेते हैं। तो रक्त जो है बैंक में रुधिर को जमाने से रोकने के लिए सोडियम ऑक्लेट यहाँ पे बोलते हैं, ऑक्लेट और कैल्शियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पे देखना पड़ेगा ऑक्लेट है क्या लिख दिया है, यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ऑक्जेलेट है, सॉरी ऑक्लेट मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे बढ़िया से नहीं लिखा था, ऑक्जेलेट। तो सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट का उपयोग किया जाता। चलिए अब और बात करें, जब शरीर की नसों में ही रक्त जमने लगे तो इस अवस्था को थ्रोम्बिन थ्रोम्बस कहते हैं, थ्रोम्बस भी कहते हैं ना, हाँ थ्रोम्बस कहते हैं, याद रखिएगा। आनुवंशिक रोग की बात करें तो हीमोफीलिया अथवा शाही बीमारी जो कि ब्रिटेन के राजा परिवार से मिला नाम, याद रखिएगा। समान रक्त प्रवाह है और ये थ्रोम्बिन रक्त जो रक्त का थक्का बनाता है। शाही बीमारी इसे जो है फैक्ट्री 9 कहा जाता है। फैक्ट्री 9 नहीं बनता, इसमें जो है फैक्ट्री 9 नहीं बनता, जिसे हम रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होता है, जिससे रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होता है, इसमें नहीं पाया जाता, ये ही होता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 1 मतलब हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी या हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया जो है वो है लेक ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, याद क्या कहा जाता है हीमोफीलिया 1 को। हीमोफीलिया बी को हम क्या कहते हैं कि काउज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9 कहा जाता है। हीमोफीलिया सी जो है सम डॉक्टर्स यूज द टर्म टू रेफर
टू अ लेक ऑफ क्लॉटिंग। ये टर्म के हिसाब से दिया जाता है, डॉक्टर के परमिशन के हिसाब से होता है। और आपको ये विटामिन सी, मतलब विटामिन बोला हीमोफिलिया सी, याद रखिएगा। तो ये सब है। अब चलते हैं हिपेरिन या हेपेरिन बोलते हैं कभी कभी, हिपेरिन की बात करेंगे। तो ये हिपेरिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हिपेरिन की। यह जो है थक्का रोधी होता है, रक्त पतला करने वाला होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो है शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है और बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा जो है निर्मित होता है। ये बात तो हम समझ गए कि सही बात है। अगर मान लीजिए हिपेरिन की बात करें तो थक्का रोधी होता है, ये थक्का रोधी होता है, रोकता है, रक्त पतला करने में करता है। हिपेरिन शरीर में जो है स्वाभाविक रूप से होगा और बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। हिपेरिन का विकल्प जो होता है वो होता है हिरुडिन। क्या होता है? हिरुडिन। क्या बोलते हैं? हिपेरिन का विकल्प है हिरुडिन, जो कि रक्त चूसने वाली चौक की लाल ग्रंथियों में पाया जाता है, जिसमें रक्त थक्का रोधी गुण पाए जाते हैं। क्लियर हो गए? ऑपरेशन के दौरान जो है हिपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान जो है हिपेरिन इंजेक्शन दिया जाता है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं, पिक्चर देखते रहिए। रक्त चूसने वाली चौक की लार ग्रंथि पाए जाते हैं, हिरुडिन बोला जाता है उसे। अब चलिए मानव रक्त समूह की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन की बात करेंगे। इसमें देखते हैं रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और बात करते हैं कि 1909 में कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्यों के रक्त को अब प्रसिद्ध ए बी और ओ समूहों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। ए और बी और ए बी और ओ समूह में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं बता सकते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं। मानव में अगर देखा जाए या मानव के रक्त में अंतर के पीछे देखा जाए, मुख्य कारण है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि लाल रक्त कणिकाओं में एक एंटीजन के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है एंटीजन के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन की बात करते हैं, जो वाई आकार के प्रोटीन होता है, जो एंटीजन के संपर्क में आने के जवाब में जो है प्रतिरक्षा प्रणाली की बी कोशिका द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा होता है? बी कोशिका द्वारा निर्मित होता है, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। एंटीजन की बात अब करते हैं। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन ए, एंटीजन बी की बात करेंगे। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं। हमारे रक्त में जो कुछ विशेष पहचान चिन्ह होते हैं जिन्हें एंटीजन कहते हैं। ठीक है, ए की बात करें तो ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन मतलब एंटीजन बी होता है, और एंटीजन ए बी होता है। ए बी जो होता है अलग अलग तोड़ दिया जाता है, ए और बी होता है। और ओ की बात करें तो एंटीजन अनुपस्थित होता है, मतलब ए बी और ए बी में ये सब में एंटीजन होंगे, लेकिन ओ में एंटीजन अनुपस्थित होंगे, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रक्त समूह में जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीजन और एंटीबॉडी इन ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो देखिए रेड ब्लड टाइप की बात करें तो ए बी और ओ ऐसे बांटा हुआ है। ग्रुप उधर देख रहे हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ की बात करेंगे। क्लियर हो गए? तो चलिए अब सुनिए, एंटीबॉडीज प्रेजेंट प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट प्रतिरक्षी की बात करेंगे तो एंटी बी की बात करेंगे, ग्रुप ए में होगा। एंटी ए जो है ग्रुप बी में हो जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, जो प्रतिरक्षी है हम लोग का एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, तो अगर ग्रुप ए में देखिएगा तो ग्रुप ए में एंटी बी मिलेगा, और यही एंटीबॉडी प्रेजेंट के रूप में देखा जाए प्रतिरक्षा के रूप में तो एंटी ए में बी में ए मिलेगा, और ए बी में जो है नन हो जाता है। इसमें कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है ए बी में, लेकिन हाँ ओ में ए और बी एंटी जो है आपका मिलेगा और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। अब इसी तरह एंटीजन की बात करते हैं, प्रतिजन की बात करते हैं। तो इसमें प्रतिजन की बात करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए में जाइएगा, एंटीजन प्रेजेंट है मान लीजिए, तो ये एन एंटीजन हो जाएगा, मतलब एंटीजन ए रहेगा, और बी में बी एंटीजन ही रहेगा,
और ए भी इंटीजर रहेगा, याद रखिएगा, लेकिन ओ में इंटीजर नहीं होता। जैसे कि इसमें एंटीबॉडी आपको ओ में मिलेगा लेकिन एबी में एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, तो सवाल पूछता है ऐसे। तो आर एच कारक की बात करते हैं, आर एच फैक्टर की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। आर एच फैक्टर की बात करेंगे तो इसके कारण जो है रक्त समूह पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसी के कारण, ठीक है। तो आर एच नेगेटिव को हम माइनस भी ई से इंडिकेट करते हैं और आर एच प्लस भी ई से इंडिकेट करते हैं, प्लस लगा देते हैं। आर एच शब्द जो है मूल रूप से सीरस फैक्ट्री का संक्षिप्त नाम है। किसका है? सीरस फैक्ट्री का संक्षिप्त रूप है। रक्त समूह की जानकारी जो है रक्तदान और रक्त चढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अब इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज जो है 1940 में कॉलन लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वीनर ने की थी, जो कि उस समय इसी रिसस नामक बंदर की लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंटीजन, तो जो है मानव में पाए जाने वाले एंटीजन के समान या समान रूप से माना जाता है। तो इसकी खोज 1940 में किया गया था। कॉलन लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर एस वीनर ने की थी, याद रखिए। और उस समय जो है रिसस नामक बंदर की लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला है एंटीजन को मानव में पाया जाता है, याद रखिएगा। और बात करें आर एच फैक्टर की बात करेंगे, बेस ऑफ एंटीजन डी। एंटीजन डी मौजूद जो होता है प्लस में, एंटीजन अनुपस्थित होता है माइनस में। आर एच पॉजिटिव जो होते हैं प्लस में, आर एच नेगेटिव होते हैं माइनस में। अगर अनुपस्थित है तो माइनस है, तो एंटीजन डी में आपको दिखेगा प्लस और माइनस में। रक्त संगतता कहिए या रक्त संगत की तालिका कहिए। तो देखिए मान लीजिए बीच में क्या है? ओ है। ओ जो है अगर मान लीजिए ओ को जा रहा है, तो जो देख रहे हैं आप यहाँ पे ओ जो है ए बी में आ सकता है, ठीक है। जैसे क्या है देखिए सही अर्थ संगत का, देखिए कंफर्टेबल की बात करेंगे कंफर्टेबल बोलिए, संगत की बात करें तो इनकंफर्टेबल बोलिएगा। तो रेड में जो इंडिकेशन दिया गया है वो संगत की बात हो रही, और संगत में है जो कि ग्रीन में है। तो इसमें आगे इस पिक्चर को आगे देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे डोनर दाता की बात हो रही है, कौन कितना देता है, तो ओ जो है दाता है और ए बी जो है ग्राही है, सब ग्रह करता है। जैसे इस पिक्चर के हिसाब से ये समझिए कि ए बी जो है सबको ग्रहण कर रहा है, वो भी बेचारा वो जो है दान करता है, ठीक है। देखिए ना ए से ले रहा है ना बी से ले रहा है, बस ओ से बेचारा ले रहा, वो भी ओ जो है ए बी को दे रहा है, मतलब ए बी जो है सबसे ले लेगा लेकिन वो बेचारा सिर्फ वो ही चलेगा। तो यही है, पढ़े भी हैं। देखिए अब बात करते हैं, इसमें पिक्चर देख लीजिए। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, समानता असमानता की बात करेंगे। तो माइनस ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव का है। तो देखिए बात करते हैं कि माइनस अगर ओ नेगेटिव है आपका ब्लड, तो आप माइनस ओ नेगेटिव ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन O प्लस नहीं ले सकते। याद रखिएगा, मान लीजिए कि ब्लड मेरा माइनस ओ जो है नेगेटिव है, तो हम O प्लस नहीं ले सकते, पॉजिटिव नहीं ले सकते। इसी तरह याद रखना है कि नेगेटिव अगर ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो हम इसमें भी अनुपस्थित है, असंगत है, O ब्लड नहीं ले सकते। ना हम ले सकते हैं O ब्लड ए प्लस में, ठीक है। और बी माइनस में भी नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा, और बी प्लस में भी नहीं ले सकते, मतलब कि सिर्फ ओ में ले सकते हैं, वो भी नेगेटिव नेगेटिव में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओ अगर पॉजिटिव आपको दिख रहा है तो इसमें ओ माइनस ओ नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, और सब में नहीं ले सकते, असंगत है। उसी तरह मान लीजिए ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव ले सकते हैं और ए नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन और उसके सिवा और कुछ नहीं ले सकते, और नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, मतलब ए प्लस है, तो हम माइनस ओ नेगेटिव वाले ब्लड से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन और यहां तक कि ओ प्लस वाले मतलब पॉजिटिव वाले से भी ले सकते हैं, और ए नेगेटिव से भी और ए पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, लेकिन बी से नहीं ले सकते, ए बी से नहीं ले सकते। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास नेगेटिव बी आ जाए, मान लीजिए नेगेटिव बी ब्लड ग्रुप है आपके पास, तो आप माइनस ओ से भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस ओ से नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। और ना आप प्लस
ए से ले सकते हैं और ना माइनस ए से ले सकते हैं। हाँ, बी से ले सकते हैं, माइनस बी से, माइनस बी, उसके बाद किसी से नहीं। लेकिन यही अगर ब्लड बी प्लस है तो आप माइनस ओ से भी ले सकते हैं, ओ प्लस से भी ले सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों से तो ए से तो नहीं ले सकते, लेकिन बी माइनस और बी प्लस से ले सकते हैं, लेकिन और किसी से नहीं ले सकते। लेकिन यही अब और देख लीजिए कि ब्लड ग्रुप माइनस ए बी है, मान लीजिए ए बी माइनस ब्लड ग्रुप है, तो आप ओ से ले सकते हैं, ओ निगेटिव से सब कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस वाला किसी से भी ले सकते हैं, और माइनस ए से भी ले सकता है ए बी वाला, और माइनस बी से भी ले सकता है, मतलब माइनस वाले से ले सकता है, याद रखिएगा। और यही ए बी प्लस है, तो ए बी प्लस तो है माइनस ओ से, माइनस बी मतलब प्लस ओ से, माइनस ए से, प्लस ए से, माइनस बी से, प्लस बी से, माइनस ए बी से, और लास्ट में प्लस ए बी से भी ले सकता है, कौन ये भी, इसलिए सर्वग्राही कहा जाता है। क्लियर हो गए? तो देख लीजिए, ये जो होता है सर्वभौमिकता दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है हमारा ओ, सबको देता है बेचारा, वही निगेटिव वो सबसे सबसे ज्यादा सबको देता है, किसी को नहीं छोड़ता, सबको दे देता है। लेकिन ए बी जो है, ए बी प्लस जो पॉजिटिव है, इसमें भी ध्यान रखिएगा, ए बी माइनस आ जाएगा तो नहीं सबको देगा, नहीं प्राप्त करिएगा। थोड़ा फन कर रहा था, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, रिसेप्टर रिसिप्ट करेगा, तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जो है ये भी है, वो भी प्लस में है। तो अब अगर पूछते कि प्लस और माइनस में कौन है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता जी, तो हम बताएंगे ए बी प्लस है। अगर मानिए सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो हम उसमें भी पूछेगा कि वो माइनस है कि वो प्लस है, तो बोलना वो माइनस है, मतलब निगेटिव है, वो जो कि सबको देता है। आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, वो सबको बेचारा दे रहा है, सबको, किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। और ये भी सबसे ले लेता है। चलिए, सही जानकारी ही जीवन बचाती है, याद रखिएगा। रक्त दान करें, जीवन दान कर सकते हैं, ये भविष्य में लोगों के लिए उचित होता है। ये लाइन दे दिया। रुधिर समूह की वंशानुगतता की बात करते हैं। रुधिर समूह में जो हमारा हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं, अनुवांशिक जिसे कहते हैं, तो ब्लड ग्रुप अगर मान लीजिए पिता का मतलब फादर का ए है और मदर का बी है, तो इस रूप में हम कैसे बांटेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप पिता का ए, मदर का बी, तो यहाँ पे देखिए जेनियोटाइप और गेमियोटाइप होगा, ठीक है। तो जेनियोटाइप का अगर है तो पिता का जो है ए और ओ होगा, और मदर में बी और ओ होगा, तभी कॉम्बिनेशन सही होगा। तो फादर ए, फादर और मदर बी होती है। फादर हमेशा 1 में आता है, ए में आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं गेमेट्स में देखा जाए तो ए और ओ, ठीक है, और यहाँ पे बी और ओ, मतलब कॉमन खाली बीच में दे दिया, लेकिन है सेम। इसमें रुधिर वंशानुगत चलता है आपका, अगर पिता ए बी में है तो ए, और माँ बी में है तो बी चलेगा। लेकिन आगे और बताते हैं क्या है, जैसे बता देते हैं, जैसे कि बार बार ये लकीर आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन को दर्शाता है। ए माने एंटीजन को दर्शाता है, और बी मतलब एंटीजन को ही दर्शाता है। तो आई वाला जो इंडिकेशन है ये एंटीजन को ही दर्शाएगा। तो एंटीजन याद रखें, तो अगर मान लीजिए पिता ए है एंटीजन वाला, तो माता भी जो है बी एंटीजन का होगी, और वो जो है आपका ओ एंटीजन जो है अनुपस्थित को दर्शाता है, मतलब इसमें अनुपस्थित है, इसमें नहीं है, वो मतलब 0, याद रखिएगा। तो ए और बी एंटीजन सहप्रमुखी होते हैं, सहयोगी वाले होते हैं, लेकिन ओ जो है अप्रभावी होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है। उसी तरह बी एंटीजन और आई, आई जो ओ है, ओ मतलब शून्य, अनुपस्थित एंटीजन। अब इसी में ब्लड ग्रुप बांट दीजिए। ब्लड ग्रुप आप देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी मिल जाएगा, मिलने के बाद एंटीजन ए और ओ हो जाएगा, याद रखिए। दूसरी तरह एंटीजन ओ है मान लीजिए, तो आपका एंटीजन बी और ओ है, और सिर्फ ओ हो जाएगा, न कि आपका इसमें बी होगा, बी गायब हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ऐसे रहता है, याद रखिएगा। तो ये सब अपना पिक्चर के हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें और भी जानकारी देंगे, लेकिन उतना भी आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि
ये जो पिक्चर आपको ऊपर देखे, इसमें देखिए फादर्स ब्लड टाइप और मदर्स ब्लड ग्रुप दोनों ध्यान रखना है। तो देखिए चाइल्ड्स ब्लड टाइप मस्ट बी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है कि मदर्स ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो मदर्स जो है ए हैं, बी हैं, ए बी हैं, ओ हैं, इस तरह के रहेंगे। तो क्या होगा, अब फादर जो है आपका ए और ओ में रहेंगे। मान लीजिए चाहे ए बी ओ रहेगा, मान लीजिए तीनों ब्लड ग्रुप रहेगा चारों, और इसमें ए बी रहेगा, ए और बी और ए बी, ये तीनों रहेंगे, क्या देखिएगा, और ए और ओ ये फादर में रहेंगे। तो सुनिए, तो बी फादर जो होते हैं, सभी तालिका संभावित संतान के रक्त समूह दर्शाते हैं, निश्चित नहीं है। ये सब जरूरी सेम समझाएंगे निश्चित। ये जो है आपको देखना पड़ेगा, ये सब तो हम पढ़ाएंगे लेकिन ये सब पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर फादर ए और ओ है मान लीजिए, तो आपकी मदर ए है, तो इस हिसाब से जो है पुत्र होता है। चाइल्ड ब्लड ऑफ टाइप मस्ट बी, देख लीजिएगा, ध्यान से देखना होता है। तो इसके बारे में हम ऑनलाइन में क्लियर करेंगे। यहाँ पे बताया गया है ए बी ओ जो होते हैं आरएच ब्लड टाइप का किया गया है। इंडिया वर्ल्ड वाइड के देखेंगे, पॉपुलेशन एवरेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया में 133 करोड़ बताया गया पॉपुलेशन, ठीक है, और 32.53% ओ प्लस के लोग हैं, और 21.8% जो हैं ए प्लस वाले हैं, और बी प्लस वाले 32.14% हैं, मतलब 14% हैं। 7.7% ए प्लस मतलब ए बी प्लस वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं, और 2.03% माइनस ओ वाले, ठीक है, याद रखिएगा। और 1.13% जो होते हैं -1% वाले होते हैं, और 2% वाले जो होते हैं माइनस बी वाले होते हैं, और सबसे माइनस ए बी वाले मिलते हैं जो कि 0.48%। याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी आप अपने भविष्य को तय कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे होते हैं, भविष्य तय होते हैं। जिस रेस में आपको जाना है, जिस कंपनी में जानी है, या किस तरह का आपका भविष्य बनेगा, ये ब्लड ग्रुप से देखा जाता है। ये वास्तविक सत्य है, साइंटिफिक आप जीवन जी सकते हैं, मतलब साइंस से भी आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, बच्चे का भविष्य निर्णय ले सकते हैं। वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में 707 करोड़ है, मतलब 777 करोड़ है, यूनिक नंबर है, जो कि 37.39% जो है वर्ल्ड में ही है, मतलब 32% इंडिया में है ओ प्लस वाले, और पूरे में अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो 37.9, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा, और 21% इंडिया में है, तो विश्व में 27.32% ये हो गया। और देखा जाए तो विश्व में 22.79% है, याद रखना है। बी प्लस वाले, ए बी वाले कितने हैं पता है, 6.17% है, और माइनस ओ वाले 2.6% है वर्ल्ड में, और 2.1% है माइनस ए वाले। माइनस बी वाले हैं 1.15% है, याद रखेंगे। और माइनस ए बी वाले जो हैं वो, या ए बी माइनस वाले जो हैं 0.41% है, याद रखिएगा। ये सब है, रक्तदान महादान है, या किसी की जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। रक्तदान करें, जीवन दान करें, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। मोस्ट कॉमन ब्लड प्लस ए और ए बी, ये है आपका, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब आप चाहें तो वंशानुगत देख सकते हैं, रक्त के समूह को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बता देते हैं कि भ्रूण पर जो है माता पिता के रक्त के जो है आरएच से गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, पड़ते ही हैं। अगर देखा जाए पिता मतलब फादर और मदर का कॉम्बिनेशन की बात करें, तो अगर पिता माइनस आरएच है, मतलब आरएच माइनस का है, और प्लस जो है माता भी आरएच माइनस के हैं, तो नो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, नो कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, मतलब हाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर पिता आर एच प्लस है और माता आर एच माइनस है, तो इसमें क्या है कि एरेथ्रोब्लेस्टिस जो है फेटिलिस हो जाते हैं, फेटलाइज हो जाते हैं, याद रखिएगा, इस तरह का बीमारी होने की संभावना होती है, प्रभावित होते हैं। अगर पिता आर एच माइनस है और माता आर एच प्लस है, तो इसमें कोई नो कॉम्प्लिकेशन होगा, नो दिक्कत,
याद रखिएगा। अब पिता अगर RH प्लस है और माता RH प्लस है तो इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन RH प्लस और माइनस माता RH माइनस है तो दिक्कत होगा। पिता प्लस है और माइनस है माता, तो आपका इसमें इरेथ्रोब्लास्टिस फेटलाइज गंभीर प्रभाव कर देते हैं, ये बीमारी हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटेसिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें RH प्लस पिता है और RH माइनस माता है। तो माता के शरीर में एंटीबॉडीज बनती है जो कि RH प्लस भ्रूण प्रभावित हो सकता है, याद रखिएगा। तो देखिए एल्सो कॉल्ड बोल दीजिए, क्या बोलेंगे इसको कि हीमोलैटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, न्यू बेबी बॉर्न है मतलब HDN हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंडीशन आपके पास है कि फादर प्लस में है, पॉजिटिव है और मदर निगेटिव है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे कि RH प्लस भ्रूण की जो भ्रूण है महिला का, RH प्लस भ्रूण की RH माइनस माता भ्रूण के रक्त में जो है डी एंटीजन के खिलाफ जो है एंटीबॉडी का उत्पादन कर सकती है। मतलब डी एंटीबॉडीज का मतलब एंटीजन का खिलाफ जो है खिलाफ विरोध एंटीबॉडी उत्पन्न कर सकती है, जिससे नवजात जो है, जिसे हम न्यू बेबी बॉर्न जो डिजिट हो जाते हैं, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, कि बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब कौन सी बीमारी से, हेमोलिटिक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हेमोलिटिक बीमारी से हो जाते हैं। हेमोलिटिक्स बोल दीजिए डिजीज ऑफ द न्यू बेबी या न्यू बॉर्न, याद रखिएगा। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीट्स भी कहा जाता है, जिसे RH प्लस भ्रूण प्रभावित हो सकते हैं। अगर बच्चा RH प्लस है तब यह दिक्कत हो सकता है, तो अगर बच्चा RH प्लस है तब दिक्कत हो सकती है। अगर मान लीजिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, HS की बात करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसलिए केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए HH की बात करेंगे और मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप डबल H की बात करेंगे, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ रक्त प्रकार है, मतलब बहुत ही कठिन मुश्किल से। यह ब्लड जो है फेनोटाइप या फेनोटाइप पहले बॉम्बे में जो है 1952 में डॉक्टर YM भेड़े द्वारा खोजा गया था, बॉम्बे में ही खोजा गया था, इसलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यह रक्त समूह जो है H एंटीजन, क्या बोलते हैं, H एंटीजन को व्यक्त नहीं करता है। वाहक जो होता है किसी को भी रक्तदान कर सकता है, वाहक के रूप में अगर रक्तदान करें तो कर सकता है, लेकिन केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकता है, तो केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकता है। तो रक्तदान महादान है, आप रक्तदान करके किसी की जान बचा सकते हैं, रक्तदान करें जीवन दान करें, ये मेरा स्लोगन मतलब दे दिए जानबूझ के, पढ़ ही रहे हैं। तो आमतौर पर लगभग जो है 0.0004%, मतलब लगभग 4 प्रति 10 लाख या 4 प्रति मिलियन आबादी में मौजूद है, याद रखिएगा। अब परिसंचरण तंत्र की और भी बातें करें थोड़ा सा, तो परिसंचरण तंत्र की अगर बात कर रहे हैं तो रक्त परिसंचरण अंगों का एक समूह है जिससे हृदय, रक्तवाहिका और रक्त शामिल होते हैं। मानव रक्त परिसंचरण की दोहरी प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें जो है फुसफुसी जो है परिसंचरण है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्कुलेशन बोल सकते हैं, परिसंचरण बोल सकते हैं, या प्रणालीगत परिसंचरण की बात करेंगे, सिस्टमैटिक बोलिएगा, सर्कुलेशन, क्या बोलिएगा, सर्कुलेशन। थोड़ा सा ये बोलने में अचानक हो जाता है ना, इसलिए। रक्त वाहिका की बात करेंगे, बडल बोल रहा हूँ, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। रक्त वाहिका की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है, अर्थात धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं होती है। धमनी को हम आर्टरीज कहते हैं, शिरा को वेन्स कहते हैं और कोशिका को हम कैपिलरीज कहते हैं,
ये बात ध्यान रखिएगा। और भी बातें करें और ध्यान रखते हैं, धमनी की बात करते हैं, आर्टरीज की बात करते हैं। धमनी की बात करेंगे तो धमनियां मोटी और लचीली रक्तवाहिका होती है। रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाना का कार्य करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है, याद रखिएगा। अपवाद की बात करें तो फुसफुसी धमनी जो होता है, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरीज जिसे बोलते हैं, धमनी को आर्टरीज बोला जाता है। ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित है, ऑक्सीजन नहीं है, रहित को फेफड़े तक ले जाता है, याद रखिएगा अपवाद में। तो ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक ले जाता है, ये क्लियर हो गए। सिराएं की बात करें, वेन की बात करेंगे। वेन जो है धमनियों की तुलना में सिरा पतली और कम लचीली होती है। धमनियां जो है पतली और कम लचीली होती है। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना, अधिकतर ऑक्सीजन रहित जो है रक्त ले जाती है। कौन? सिरा ले जाता है, वेन ले जाता है। अपवाद में देखिए तो फुसफुसी, फुसफुसी मतलब पल्मोनरी वेन, सिरा को वेन बोलते हैं। फेफड़ाओं से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। मतलब एक तरफ आपको दिखा रहा है कि रक्त को नहीं ले जाता है ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन नहीं होता है, एक तरफ दिखा रहा है अपवाद में कि ऑक्सीजन होता है। तो दोनों में है, धमनी में भी एक तरफ दिखा रहा है कि ले जाता है, एक तरफ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, और उसमें उल्टा है, धमनी में अपवाद में रखा है और अपवाद में इसमें सिरा को रखा है। बस इतना ही ध्यान। तो रक्त की बात करेंगे, रक्त प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लड। अधिकतर सिराएं ऑक्सीजन रहित जो है, आपको ऑक्सीजन नहीं होता है अधिकतर सिरा, लेकिन धमनी ऐसा नहीं है, क्या देखिएगा धमनी में उल्टा है, ऑक्सीजन है, कुछ में ही नहीं है। धमनियां और सिराओं में अंतर की हम बात करते हैं तो आर्टरीज की बात करते हैं, आर्टरी की बात करते हैं और सिरा की बात करेंगे। तो वितरण वाहिका होती है धमनी में और ग्रहण वाहिका होती है सिरा में। गुलाबी रंग जो होता है धमनी का होता है और लाल रंग होता है जो कि सिरा का, वेन का होता है। अगर धमनी की बात करें तो गहरी स्थिति जो है, गहरी स्थिति में होता है और उथली हुई जो है, थोड़ा उठा हुआ रहेगा, उथली मतलब उठा मुड़ा ऐसा रहेगा, उथली स्थिति में रहेगा सिरा। ठीक है, आप देख सकते हैं, पिक्चर देख ही रहे हैं। उच्च दाब के साथ रक्त प्रवाह करता है धमनी, ठीक है, और निम्न दाब के साथ रक्त प्रवाह करेगा वेन, मतलब सिरा। अगर दीवार मजबूत है, मान लीजिए पूछ रहा है कि दीवार मजबूत, मोटी और लचीली है तो ये धमनी का है, ठीक है, और दीवार कमजोर और पतली और अलचीली है, मतलब लचीली नहीं है, तो ये सिरा का है। सभी धमनियां जो है, आर्टरी जो है, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, मतलब ऑक्सीजन है उसमें, वो रक्त ले जाती है, सिवाय पल्मोनरी धमनी के। तो इसमें फुसफुसी जो धमनी है वो नहीं ले जाता है, बस यही अंतर था, ऊपर हम जो पढ़े थे। और सभी सिराएं ऑक्सीजन रहित है, मतलब सभी सिराएं जो है ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, बात खत्म, वेन। लेकिन पल्मोनरी जो सिरा होता है वो जो है ले जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना। इसमें जो है पल्मोनरी धमनी जो है, फुसफुस धमनी जो है, ये इसमें रक्त हो, इसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन रहित होगा धमनी, इसमें पल्मोनरी धमनी में, और उस उल्टा इसमें सिरा में क्या हो जाएगा, इसमें होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खेल है। ऑक्सीजन किस में नहीं रहेगा, किस में रहेगा, तो धमनी में, सिर्फ धमनी में रहेगा, तो सब में धमनी में रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन, और सिरा में नहीं रहेगा। लेकिन यही अपवाद में चल जाएगा तो सिरा में रहेगा, और आपको अपवाद में धमनी में जाएगा तो नहीं रहेगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा। तो कौन से सिरा में नहीं रहेगा, पल्मोनरी सिरा, ऐसे याद। आंतरिक बल्ब अनुपस्थित होते हैं, इसमें धमनी में बल्ब के रूप में होता है, वो अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन सिरा में यही आंतरिक बल्ब उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुला प्रकार का होता है, एक बंद प्रकार का होता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में हृदय रक्त को रक्त वाहिका में पंप करता है, रक्त वाहिका में पंप करता है। जो स्थान जो है रक्त स्थानों में खुलते हैं, जिन्हें साइनस कहा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, साइनस कहा जाता है। जैसे हृदय देख रहे हैं, साइनस देखिए यहाँ पे है, ये सब छोटे छोटे, और हीमोसील होते हैं। और बात करते हैं कि ये साइनस जो होते हैं शरीर के गुहाएं हैं, जिन्हें हम हीमोसील कहा जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में केशिका तंत्र अनुपस्थित होता है। याद रखें
परिसंचरण तंत्र शरीर के प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाकर जीवन को बनाया रखता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे खुले परिसंचरण तंत्र वाले जीवों के उदाहरण हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एस्किडियन। एस्किडियन आप इस तरह का होता है। मोलस्का जिसे आप देखते होंगे कि आपको समुद्र के किनारे मिलता है, ठीक है, आपको ऐसे भी नदी बारिश में मिल जाएगा। आर्थ्रोपोडा तो आप जान ही रहे हैं, है ना, टीटा टाइप का होता है, चाहे रात्रि में उगता है, लाइट वाइट में आएगा। और एक होता है बंद प्रकार के, क्लोज टाइप के होते हैं, बंद संरचना वाले रक्त जो होते हैं, बंद संरचना वाले होते हैं, जो कि रक्त विशिष्ट रक्त वाहिका के माध्यम से शरीर के चारों ओर जो है एक पूर्ण सर्किट में बहता है। ये होते हैं जैसे धमनी और सीरा, उसमें आपको दिखेगा। अब बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र वाले जीवों के उदाहरण भी देख लीजिए आप। खुले तंत्र वाले देख लिए, अब बंद परिसंचरण तंत्र वाले तो कशेरुकी जो होता है ये शामिल होते हैं। कशेरुकी में मतलब मछली आ जाता है, आपका शरीर जो रेप्टिकल हो जाते हैं, छिपकली हो जाते हैं, पक्षी हो गए, वर्ड हो गए, वैचर जो आपका, और यहाँ तक स्तनपायी मतलब मानव भी आपको मेमल्स भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि रक्त धमनियों से सीरा तक छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहता है, जिन्हें हम कशिकाएं कहते हैं। कशिकाएं मतलब कि धमनी के माध्यम से, आप ये देख लीजिए, है ना, इसके माध्यम से और सीरा के माध्यम से, ये दो माध्यम से होता है। उसी को ये जो बीच वाला जो लाइन है इसी को कशिकियां कहा जाता है या कैपिलरीज कहा जाता है, जो कि हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए विलियम हार्वे का जो समय है, बताया जाता है कि 1578 से लेके 1657 तक रहे थे, मतलब 1657 तक रहे थे, ठीक है, मतलब 1578 से लेके 1657 तक। तो यही है कि बंद परिसंचरण तंत्र की जब खोज हुआ था, विलियम हार्वे ने किया था, तो ये 1628 में किया था, मतलब 1628 में किया था। विलियम हार्वे को जो है आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका माना जाता है विलियम हार्वे को? आधुनिक शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान का ये का जनक माना जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, मतलब रक्त की खोज की थी। मानव हृदय की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आज की बात करेंगे। मांसपेशी पंपिंग अंग जिसे बोलते हैं, ये मानव हृदय संरचना है, याद रखिएगा। जिसे देखिए ये फुसफुसी धमनी जिसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। महाधमनी जो कि ये कई प्रकार के छिद्र हैं, इसे बोलते हैं ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा बोला जाता है। यही महाशिरा जिसे सुप्रीर होता है ना, सुपर, याद क्या, सुप्रीरर वेना केवा बोलते हैं, ये होता है, थोड़ा बड़ा होता है। फुसफुसी सीरा देखिए, पल्मोनरी वेन जिसे हम ये है देख रहे होंगे, ठीक है, जो कि हृदय का दायां आलिंद कहा जाता है, राइट आर्टिम कह दीजिए, ठीक है, दायां आलिंद ये वाला हिस्सा है, देख रहे हैं, हृदय का दायां आलिंद। और निम्न महाशिरा जो होता है, देखिए ऊर्ध था, निम्न है, निम्न मतलब इनफीरियर अंदर की वाला, जो नीचे की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। और एक होता है हृदय का बायां आलिंद, ठीक है, और एक है हृदय का बायां निलय। बायां निलय को हम वेंट्रीज बोलते हैं या वेंट्रिसल बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रिसल बोलते हैं। एट्रिम आपका दायां निलय को और बायां निलय को ये कहते हैं। तो ये सब आप देख लीजिए, हृदय का दायां निलय कौन है, तो ये वाला आपका हिस्सा दिख रहा है। चलिए ये सब समझ गए होंगे। हमारा हृदय लगातार धड़कता है और हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचरण करता है। और थोड़ा सा बात करते हैं, मांसपेशियां पंपिंग करता है, रक्त को रक्त वाहिका में पंप करता है, ये जान लीजिए। मानव हृदय का संरचना को बता रहे हैं, ब्लड का, हार्ट का, याद रखेंगे। और फेफड़ों के बीच स्थित होता है। अब बच्च गुहा में जो है डायफ्राम के ऊपर, जो है डायफ्राम के ऊपर आपको दिखेगा, बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ दिखेगा ये, ठीक है, हृदय। और कार्डियक मांसपेशी से बना होता है, कार्डियक के मतलब कार्डियक से बना होता है, उपस्थि से बना होता है, याद रखिएगा, ये आप समझ सकते हैं, उदस्थि बोक्स। चलिए कार्डियक मांसपेशी से बना होता है, चलिए ना, ठीक है। कार्डियक को क्या बोलते हैं बताइए? कार्टिस को तो हम जानते हैं, कार्डियक वही है कि दूसरा कुछ बताइए। आप देखिए आगे बात करते हैं, यह एक दोहरी दीवार वाली थैली में बंद होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहा जाता है, याद रखेंगे।
जो कवर है ये, और पेरिकार्डियम तरल भी कहा जाता है जो कि अंदर होता है। तो देखिए, घर्षण को कम करने के लिए और आंतरिक चोटों से बचाने के लिए इसमें हम चिकनाइन युक्त कहिए पेरिकार्डियल तरल पदार्थ देते हैं। मानव के हृदय में 4 बक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। निलय की बात करें तो हृदय का निचला भाग मोटी भित्ति वाले कक्ष को कहा जाता है, याद रखिएगा। कशेरुकी जंतुओं में हृदय की कक्ष की बात करें, हार्ट चैम्बर इन वर्टिबल एनिमल्स की बात करें, 2 कक्षीय हृदय की बात करेंगे तो मछलियां जो है इनमें एक आलिंद और एक निलय होता है, याद रखिएगा। और 3 कक्षीय वाले, जिसके 3 कक्षीय मतलब 3 चैम्बर वाले, 3 चैम्बर वाले जो होते हैं वो आपको आ जाएंगे उभयचर में, जो कि मेढक को रखिए, उसमें मछली आ जाते हैं 2 वाले में। इनमें 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होते हैं, याद रखिएगा। 2 आलिंद होते हैं और एक निलय होते हैं, याद रखिए। यहाँ पे निलय जो रेड कलर का दिख रहा है। और सरीसृप जैसे मगरमच्छ को छोड़कर इसमें आंशिक सेप्टम के द्वारा 2 आलिंद और एक निलय, घड़ियाल को छोड़कर, देखिए घड़ियाल और मगरमच्छ को छोड़ दीजिए और सब में आपको दिखेगा जो कि जल में रहते हैं। जैसे मछली को छोड़ दीजिए, मछली में एक आलिंद एक निलय होता है। 4 कक्षीय में मानव भी आ जाता है, जानवर भी आ जाते हैं, पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ और घड़ियाल सब आ जाते हैं। इसमें 4 आलिंद में आ जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। सरीसृप के भीतर एक समूह होता है, बस याद रखिएगा। प्रत्येक में 2 आलिंद होते हैं और 2 पूरी तरह से अलग अलग निलय भी होते हैं। यही है आपका पिक्चर। अब देखिए, दायां आलिंद को देखिए और बाएं आलिंद को देखिए। फोरामेन ओवलिस, ये इसी चीज को कहते हैं, पेसमेकर कहा जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है बाद में बात, याद रखिए। जब खराब होता है, आर्टरूट से दिक्कत हो, ट्रायल कॉस्पिड बल्ब कहते हैं, दायां निलय कहा जाता है इसे। सबसे बड़ा निलय जो है ये है हमारा, सबसे मोटी निलय जो मोटी भित्ति है ये दीवार को कहा जाता है। मानव हृदय एक अद्भुत पंप है जो बिना रुके पूरी जीवन शरीर में रक्त का संचरण करता है जब तक हम लोग जीवित हैं। पेसमेकर का अगर देखा जाए तो पेसमेकर को हृदय का हृदय कहा जाता है, हृदय का हृदय ही पेसमेकर है भाई। फेफड़ों से सबसे पहले रक्त हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद में चले जाइए, बाएं आलिंद जो है आपका, दायां आलिंद है, बायां आलिंद कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ चला जाता है। और रक्त प्रवाह का देखा जाए, चार्ट हम देखते हैं रक्त प्रवाह का, तो सबसे पहले फेफड़ा को इंडिकेट कीजिए। फेफड़ा से चले जाइए बायां आलिंद में, जिसे पल्मोनरी सिरा कह सकते हैं। फिर वाई स्पीड कहिए, इस तरह का पिक्चर आप देख लीजिएगा। अशुद्ध में आपको यही देखिए, फिर यहाँ से अशुद्ध चालू हो जाता है। चलिए ये सब है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी शिरा किसे कहा जाता है, महाशिरा को कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी को कहा जाता है। हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक होना क्या कहा जाता है, टेकीकार्डियो कहा जाता है या कार्डिया कहा जाता है। हृदय की धड़कन सामान्य से कम हो तो उसे हम ब्रेंकीकार्डिया कहते हैं। हृदय की धड़कन यंत्र जो है स्टेथोस्कोप कहा जाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दिल के अंदर बल्ब एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और कपाट बंद करते समय जो है थंपिंग ध्वनि मतलब लब का उत्पादन करता है, ठीक है, उत्पादन होता है। रक्त दाब की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो रक्त किसी वाहिका की दीवार पर जो बल लगाता है, बल मतलब प्रेशर लगाता है, उसे रक्तचाप कहते हैं। यह दाब जो है शिराओं की तुलना में धमनियों मतलब आर्टरी, ठीक है, में बहुत अधिक होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मतलब सिस्टोलिक प्रेशर और एक आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर को हम वेंट्रिकुलर मतलब धमनी, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक मतलब संकुचन के दौरान धमनी के अंदर, ठीक है, रक्त के दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, जो कि -120 बताया जाता है। और यही डायटोल बोलते हैं, तो वेंट्रिकुलर डिस्ट्रॉल या डायटोल बोलिएगा, जो कि विश्राम करता है के दौरान धमनी के दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, जो कि 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। और यही जगते हुए चलते हुए ये 120 होती है, आप देख सकते हैं। और नापने वाले को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ गमो मैनोमीटर कहते हैं उक्त। और ये जो आप इंडिकेशन दे रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर
ये समान यहाँ पे बताया गया है, याद रखिएगा। तो इस ब्लड प्रेशर को मापने वाले को, रक्तचाप को मापने वाले को शीघ्रगमो मैनोमीटर नामक उपकरण से मापते हैं और उच्च रक्तचाप या धमनियों के संकुचन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि संकुचित हो जाएगा तो होगा ही, तो याद रखिएगा शीघ्रगमो मैनोमीटर। क्लियर।